हेलो दोस्तों, मैं फिर लेकर आई हूँ एक नई कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन को प्रेस करें। खून बहुत बह गया है, डॉक्टर और दीदी हुई तो ये बच नहीं पाएंगे। गीता ने आंसू स्वर में गिड़गिड़ाते हुए कहा, आई एम सॉरी, एक्सीडेंट केस है, पुलिस के आने तक मैं केस नहीं ले सकता। यह कहकर डॉक्टर तीव्र अपने कक्ष में चला गया। उस बड़े से सरकारी अस्पताल में असीमित गलियारे में खड़ी गीता अपने आप को बेहद अकेली महसूस कर रही थी। मैडम, आवाज सुनकर वह चौंक गई। आप डॉक्टर सक्सेना से बात करके देखिए, वह भले आदमी है, शायद आपकी कुछ मदद कर सके। फिलहाल वह खाना खाने घर पर गए हुए हैं। यह रहा उनका फोन नंबर। अस्पताल ही वह आया, गीता के हाथ में एक पर्ची थमाकर चला गया, जैसे मानो डूबते को डिंगी का सहारा मिल गया हो। हेलो डॉक्टर सक्सेना, देखिए एक बुजुर्ग हमारी कार से टकराकर घायल हो गए हैं। वो बहुत तकलीफ में है, उनका खून भी काफी बह गया है। कृपया आप जल्दी अस्पताल आ जाए। निवेदन करते समय गीता को अंदेशा था कि डॉक्टर सक्सेना भी अपने अन्य सहकर्मियों की भांति एक दुर्घटना केस को हाथ नहीं लगाएंगे। पर उनका जवाब सुनकर उसे सुख आश्चर्य हुआ। अब घबराई नहीं, मैं चंद पलों में वहां पहुंच रहा हूँ। वह चंद पल गणना गीता को युगों के समान प्रतीत हो रहे थे। सामने से एक डॉक्टर को तेज कदमों से अपनी ओर आता देख उसी तरफ दौड़ी। वह आमना सामना होते ही वह सक पका गई। वह यह तो अभिजीत है। अभिजीत ने भी गीता को पहचान लिया। आप यहाँ? अभिजीत ने प्रश्न कहा। जी, गीता ने झुकी नजरों से जवाब दिया। जो बुजुर्ग हमारी ही कार से टकरा कर, ओ कहाँ है वह? एक्सीडेंट कितनी देर पहले हुआ है? जो तकरीबन 1 घंटा पहले। कार आप ही चला रही थी? मरीज का परीक्षण करते हुए अभिजीत ने पूछा। जी नहीं, कोई और। कोई और? मर्निना के गीता के पास किसी को ना पाकर अभिजीत ने उसे प्रश्न भरी नजरों से देखा। वह कुछ भी नहीं कहा। गीता के दिल कर रहा था कि धरती फटे व उसमें समा जाए। आलोक पर उसे बेहद गुस्सा आ रहा था। हवाई जहाज की तरह कार चलाता और आज तो पी भी रखी थी। ना लाल बत्ती देखी, ना सड़क पार करते उस बूढ़े को। उसके तो होश उड़ गए, मगर आलोक गुस्से में बिफर रहा था। डैम दिस ओल्ड मैन, जब चला नहीं जाता तो घर से निकलता ही क्यों है? उसके लाख कहने पर आलोक उसे घायल बुजुर्ग को अस्पताल ले जाने को तैयार नहीं हुआ। डोंट बी एंड एडिट, ऐसे तो रोज सड़क पर होता है, वही रुके तो फंस जाएंगे, चलो यहाँ से। गीता ने हक से मना किया तो झुंझलाकर वह उसे वही छोड़ गया। सड़क के बीचों बीच उसका एक ऐसा रूप देखकर वह हतप्रभ हो गई। चोट काफी लगी है, वह बहुत अच्छा किया जो आप बिना डरे इन्हें यहाँ ले आए। फिर अभिजीत उस बुजुर्ग को मरहम पट्टी के लिए स्ट्रेचर पर अंदर ले गया। 12-11 सर्द कोहरा छा रहा था। थकान से बेहाल गीता गलियारे में हम पड़ी बेंच पर बैठकर अतीत की यादों में खो गई। प्रोफेसर मधु के घर में बहुत गमगमाहट थी। उनकी बड़ी बेटी एक गीता को देखने लड़के वाले आ रहे थे। लड़का डॉक्टर था, उसका परिवार उन्हीं के भांति मध्य वर्ग में था। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि गीता सबको पसंद आ जाएगी, और भला कौन ना पसंद कर सकता था उसे। चमकदार निखरा रंग, ताजगी लिए हुए घर का काम काज व पढ़ाई लिखाई में भी निपुण थी। वह चाय की ट्रे हाथ में लिए जब वह बैठक में प्रवेश हुई तो उसे देखते ही रह गए। हल्के गुलाबी रंग की साड़ी में उसका दुधिया रंगत और निखर आई। सुंदर चेहरा, घने केश, उसे देख ऐसे प्रतीत होता था मानो प्रतिधर्मी ईश्वर ने उसे गढ़ तराश कर सुंदरता पर एक प्रयोग किया हो। गीता को सबकी सकारात्मक दृष्टि का आभास हो गया था, पर चाय थमाते हुए जब उसने लड़के को देखा तो उसे एक धक्का सा लगा। सांवली रंगत, चौड़ा प्रशंसक, लालच, चौड़ी नाक व साधारण कद काठी का वह लड़का उसके सपनों का राजकुमार नहीं था। उसे सपनों का राजकुमार जिसके उसने अपनी कल्पना में एक छवि भी बना डाली थी। लंबा कद, गठीला बदन, तीखे नैन, नक्श आकर्षक, आवश्यक राजकुमार का ख्वाब देखा। या उसने मुझे मन से नाश्ता परोसने लगी। बड़ों के आग्रह पर वह दोनों बाहर बगीचे में घूमने गए। अभिजीत ने कहे शब्द उसे अब तक याद है। देखिए, अब कोई निर्णय ले, उससे पहले मैं आपको एक सच्चाई का अवगत कराना चाहता हूँ। मैं एक सरकारी डॉक्टर हूँ, आय सीमित है, बहुत ऐश्वर्यपूर्ण जीवन का तो वादा नहीं कर सकता, पर आपको सुख देने में प्रयास जरूर करूंगा। आपकी भावनाओं का सम्मान करूंगा। गीता बात अगर आगे बढ़ाने की इच्छुक नहीं थी तो वह चुप्पी साधी रही।
पिताजी को पता चला। उन्होंने उसे तुरंत शांत स्वर में समझाने का प्रयास किया। लड़का मेहनती है, स्पष्टवादी व सरल है, बेहद सभ्य लोग है, बहुत देखभाल कर ही बुलाया था उन्हें यहाँ। क्या कमी है लड़के में? कुछ खास भी तो नहीं है। गीता का जवाब सुन माँ गुस्से में विफल पड़ी। वह उधर से मस ना हुई। कैसा त्याग देती वह अपने सपनों को। बात एक दो दिन की नहीं बल्कि जीवन भर की थी। गुजर बस उसे करना ही। उसे निर्णय में उसकी रजामंदी बहुत जरूरी है। रहने दो, यह कहकर पिताजी ने माँ को शांत करा दिया। जीवन पुनः सामान्य गति से चलने लगा। फिर एक दिन गीता की मुलाकात आलोक से हुई। आलोक को देखकर उसे लगा मानो उसका सपना साकार हो गया हो। राजकुमारों सी शक्ल, सूरत और वैसे ही रहन सहन। पहली मुलाकात ही गीता को प्रभावित कर गई। गजब का आकर्षण यह आलोक को भी अपनी और प्रशंसा भरी नजरों से देखते हुए वह संकुच हो गई। कितनी अच्छी लगेगी उसकी और आलोक की जोड़ी। उसका मन सपने बुनने लगा और आज आलोक के आग्रह पर वह उसे मिलने गई। वह उसे शहर की नामी डिस्कोथेक ले गया। वहाँ की सज्जा और चमक दमक देखकर गीता की आंखें चौंधिया गई। उसे ये विस्मृति देखकर आलोक को बेहद खुशी हो रही थी। उसको धन दौलत की चमक दमक से अचंभित कर देना उसे बहुत भाता था। जोरों से बजता संगीत, रंगीन रोशनियों के में नहाए थिरकते बदन, शराब की गंध, गीता का दम घुटने लगा। आलोक बहुत जोश में था। वह शायद ऐसे माहौल का आदी था। शराब के नशे में आलोक के कदम डगमगाने लगे। आज उसकी आंखों पर गीता का प्यार नहीं, वहशी पर नजर आया। वह सहम गई। उसके अंदर कुछ टूट सा गया, मानो उसके इंद्रधनुषी सपनों पर काली स्याही की छींटें पड़ गई हों। वापसी में आलोक कार बहुत तेजी से चला रहा था। उसे धीरे चलाने का अनुरोध किया तो वो ठिठार से हंसते हुए बोला, ओपल एस्ट्रा है, कोई बैलगाड़ी नहीं। वैसे भी धीरे चलाना, पीछे रह जाना मेरी फितरत में नहीं। थोड़े दिनों में तुम्हें भी आदत पड़ जाएगी। फिर यकायक वह बहुत बूढ़ा सामना आ गया और वह अब बात करने की स्थिति में है। डॉक्टर अभिजीत की आवाज उसे वर्तमान में खींच लाई। मैंने उसके घर वालों को भी खबर कर दी। आप परेशान न हो, मैं संभाल लूंगा। रात काफी हो चुकी है, चलिए मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। सारी रात गीता सो न सकी। रह रहकर अभिजीत का चेहरा आंखों के आगे घूमता रहा। वो मरीजों को देखते हुए उन्हें शांत स्वर में इलाज के बारे में बताते हुए सच कितना और धारे झलकता था। उसके मुख पर कितनी परिचिता सोच थी, उसकी कितनी गहराई थी, उसके चरित्र में कितना अपनापन था। अभिजीत के व्यवहार में आलोक को स्वार्थपूर्ण व्यवहार ने उसकी आंखें खोल दी थी। आज उसे एहसास हो रहा था इंसान का व्यवहार ही उसकी सुंदरता का सही मापदंड। सुखी व शांतिपूर्ण जीवन की दौड़ का बहुत अच्छा दिखना ही काफी नहीं होता। आपसी विचार का मेल जोल भी आवश्यक होता है। काश कि उसने अभिजीत की शादी का प्रस्ताव को ठुकराने की मूर्खता ना की होती। पर अब क्या हो सकता था। हालांकि अभिजीत ने बीती बातों पर कोई मददगारी नहीं किया था, पर अब वह उसे जीवन साथी के रूप में स्वीकार करेगा ऐसी आशा करना भी व्यर्थ था। खैर जो भी हो, अब उसने फैसला कर लिया था कि वह आलोक से शादी हरगिज नहीं करेगी। अगली सुबह वह गीता ने अस्पताल जाकर उस बुजुर्ग के परिवार से भी माफी मांगी। उनके इलाज के खर्च देकर वहां निकल ही रही थी, अभी का सामना हो गया। आप इतनी सुबह यहाँ? जी मैं उन बुजुर्ग से मिलने आई थी। बहुत अच्छा किया आपने। अभिजीत ने उसे प्रशंसा भरी नजरों से देखते हुए कहा, बहुत कम लोग अपनी गलती स्वीकार करने की हिम्मत रखते हैं। गलती तो मैंने कुछ समय पहले की थी और उसके लिए मुझे माफी आपसे मांगनी चाहिए, गीता ने धीमे स्वर में कहा। गलती कैसी? अभिजीत ने मुस्कुराते हुए कहा, हर इंसान को अपनी स्वतंत्रता तो होनी ही चाहिए। वह अपनी जिंदगी के कुछ अहम फैसले खुद कर सके। शायद मैं नहीं, आप बहुत अच्छे हैं, गीता ने बात काटते हुए कहा। मैं ही आपको पहचान नहीं पाई। कुछ क्षण यूं ही बिना कुछ कहे बीत गए। फिर अभिजीत ने उसे निहारते हुए प्रश्न किया, और अब? गीता के चेहरे पर सुख रंगत से भरे जवाब उसे मिल गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।